नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। मैं आप सबके साथ नीतू सिंह। आइए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की तरफ। परिजनों ने संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने का लगाया आरोप। जी हां, यूपी के सोनभद्र जिले के घोरावल मूर्तियां उम्भा नरसंहार कांड के आरोपी और जिला जेल में बंद कैदी हीरालाल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। आरोपी हीरालाल उम्र 65 वर्ष, निवासी मूर्तिया गांव, थाना घोरावल, जुलाई 2019 में हुए नरसंहार कांड के बाद से ही पुलिस द्वारा हुई गिरफ्तारी के बाद जिला जेल में बंद था। जिला जेल में मौत होने के बाद मृतक हीरालाल का पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया और घोरावल थाना क्षेत्र की मूर्तिया गांव निवासी हीरालाल का शव उनके परिजनों को सौंप दिया। मृतक हीरालाल के पुत्र रामनारायण ने बताया कि हीरालाल की मौत किन परिस्थितियों में हुई उसे नहीं पता है। जेल कर्मियों ने बताया कि हीरालाल बीमार था, उसे लीवर की बीमारी थी और उसका इलाज पहले जिला अस्पताल और बीएचयू से चल रहा था। रामनारायण ने बताया कि उसके पिता निर्दोष थे। गांव में कृपाशंकर देव पांडे के कहने पर थाने में ले जाया गया और पुलिस वालों ने जिला जेल में बंद कर दिया। देखिए सोनभद्र से राजेंद्र मानव की रिपोर्ट। आपका क्या नाम है? हमारा नाम है रामनारायण। आपकी क्या समस्या है? हमारी समस्या यह है कि हमारे पिता हीरालाल को निर्दोष बंद करके उनकी 14 साल सजा के बावजूद उनका मृत्यु हो गया गुरमा जेल में, और हमारा वास्ता न तो वह कांड से कोई था, वह न तो कोई सफाई से था, और उनको निर्दोष बंद करके उनकी मृत्यु हो गई। हम लोगों को न तो सूचना दिया गया, न तो वहाँ से कोई थाने से उनको सुई हुआ ठीक से, न दवा हुई। इसके बाद मर जाने के बाद पोस्टमार्टम के समय हम गए और जो अपना बॉडी लेकर आए, उनका दाह संस्कार किए। आपका कहना है कि आपके पिताजी निर्दोष थे, पुलिस किसी प्रकार से ले जाकर उनको जिला कारागार में भर्ती कर दिया। इसके बाद उनका मृत्यु हो गया है, जो कि वो बिल्कुल निर्दोष थे। इसके बारे में आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है कि जो व्यक्ति उनको फंसाया, वो जो सजा हमारे पिताजी काटे, इसके बाद उनकी मौत हो गई। हम यही हमारा इच्छा है कि जो फंसा उसको भी सजा होना चाहिए। आपके पिता को कौन फंसाया? हमारे पिता को कृपाशंकर पांडे फंसाए, जो कि हमारा उनका जमीनी विवाद चल रहा है, आज भी मुकदमा विचाराधीन है। इसी के कारण बस वो हमारे पिता को जेल कराए। इसके बाद उनकी मृत्यु हो गई और हम लोग एक गरीब परिवार के परेशान हैं और वो हमको हमेशा परेशान करते चले आ रहे हैं। नारायण जी का कहना है कि इनके पिता को किसी साजिशबद्ध कृपाशंकर देव पांडे जी ने फंसा दिया है और इनके पिताजी बिल्कुल निर्दोष थे, साजिशबद्ध फंसा दिया गया। आपका यही कहना है कि उनको किसी प्रकार से हमारा यही कहना है कि उनको भी दंड मिलना चाहिए। जैसे हमारे पिता जेल में मर गए, वही हमको जब तक नहीं होगा उनका दंड, तब तक हमारे आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। फास्ट न्यूज इंडिया से सुनील कुमार सिंह। आपके पिताजी का भी मृत्यु हुआ है? मेरे पिता का हीरालाल का मृत्यु। आपका क्या नाम है? नानू। आप उनके क्या लगते हैं? जेठा भाई। अच्छा, हीरालाल जी आपके जेठ भाई हैं। हाँ। आप उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? हम उसके बारे में कह रहे हैं कि जैसे हमारे निर्दोष भाई के ले जाके बंद करके और वहाँ से छूटे थे, फिर फोन करके कृपा पांडे ने फिर अंदर करवा के कहा है कि उसकी चड्ढी लुंगी छोड़ करके और लौटा लौटा करके मारो। इनका कहना है कि साजिशबद्ध कृपा पांडे के आरोप लगा रहे हैं, कृपाशंकर देव पांडे जी का आरोप लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि उन्होंने मतलब कि इतना प्रताड़ित करवाया पुलिस प्रशासन के द्वारा, इसके बाद भी जिला कारागार में धकेल दिया गया। काफी ज्यादा मात्रा में सोलंग गिराया गया। जी हां, यूपी के सोनभद्र जिले के चुर्क मेन रोड से 500 मीटर अंदर रामगढ़ संपर्क मार्ग के समीप बीते कुछ दिन पहले काफी ज्यादा मात्रा में सोलंग गिराया गया, जो कि सोलंग गड्ढों में भरने के काम में लगाया गया। काफी ज्यादा मात्रा में रास्ते खराब हो चुके हैं। रास्तों पर के गड्ढों को भरने के लिए काफी ज्यादा मात्रा में सोलंग और सोलंग की राख गिराया गया। बहुत ही जल्द गड्ढों को सोलंग के द्वारा भरा जाएगा। देखिए चुर्क से दिग्विजय की रिपोर्ट। यहाँ पे रास्तों को भरने के लिए सोलंग गिराया गया है। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, काफ़ी ज़्यादा रास्ता सब लमसम ख़राब हो चुका है। उसको भरने के लिए, गड्ढों को भरने के लिए सोलंग गिराया है। हम आपको दिखा सकते हैं कि सोलंग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में गिराया गया है।
संदिग्ध परिस्थितियों में बुजुर्ग की मौत। जी हां, खबर यूपी के अमेठी थाना क्षेत्र जामो हरिदासपुर से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में बुजुर्ग का मिला शव। घर के सामने बने कमरे में शव मिला है। परिजनों ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जमीनी विवाद के चलते अपने ही पड़ोसी पर गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया। वहीं परिजन के सूचना पर मौके पर पहुंची जामो पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं जामो पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दिया है। देखिए अमेठी से विनोद कुमार दुबे की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है प्रतिभा। ये क्या मामला, क्या घटना घटी है आपके यहाँ? हमारे खेते के मामला जमीनी के। हाँ साहब, जमीनी के बारे में 3 साल से ये मती है। हमरे 3 दार हमरे ससुर का 2 दार गुंडा बोलाइन अब की वाला और 1 दार ऊ बीच में साहब बोलाइन ही है मनो गुंडा, तो बच मन नहीं मार पाएंगे। फिर हम सब गए कानूनी कार्रवाई की, फिर बाद में वो हमारा कोनो सुनाई नहीं रही, दब गए सारा। फिर हम यहाँ चुप बैठ गए, घर में कुछ नहीं बोली। फिर साहब हम 2 साल भर से बोवे जोते लगिन तब नहीं बोली। आज काल से फिर ही लड़ाई की नहीं, तो कहा कल पुलिस के आगे धमकी देनी कि तुम्हारा लहाज आज से कल परो तक में लहाज तुम्हारे घर से 3 जने के निकले। तो आज फिर हम सबका कौन कर रहा था इस बात को? मूंगा सबका नाम बताओ। राजकुमारी, शैल कुमारी और चांदनी, रोशनी, ये सब ये किसके यहाँ के हैं ये लोग? या बगली हैं। उनके आदमी का नाम बताइए। अनिल कुमार, संतोष कुमार, अनिल कुमार। फिर क्या हुआ? फिर साहब हमका बुलाइन, पुलिस 100 नंबर आई तो हम चले गए, हमका गौरीगंज के बुलाइन। हमारा देवर चले गए गौरीगंज। जब गौरीगंज गए हुआ बस बैठीन भरा कि यहाँ से फोन पहुँच गया। गौरीगंज कहाँ गई थी, क्या करने गई थी? यही दरखास्त लेके डीएम साहब के यहाँ गई थी। हाँ, तो फिर के बाद साहब यहाँ आए, इधर ताके रही उधर ताके रही कि गांव देश न देखा है। हमारा बाबा इठी बैरा तब तक नहीं हाथ लगाई। हमारा बाबा जस के घर में घुसा आए कि तस के घेर भीतरे घुसेर के मार के अभी तुरंत निकर भाग गए। क्या कार्रवाई चाहती हो आप? हम यह चाही थी कि इन्हों जौन ता हमारा ससुर मार के चले गए तो इन्हों के उछिंदी हो नहीं। हम सब न्याय मांगब, हमका न्याय चाहिए, हमें अन्याय अब न। क्या नाम है आपका? घनश्याम। क्या मामला हुआ, क्या कैसी घटना घटी आपके यहाँ? हमारे यहाँ कल जो है माविला हमारे खेत में गई थी हमको जबरदस्ती रोकने के लिए। उसके बाद में 100 नंबर बुलाया गया। 100 नंबर आके आगे थाने पर कुछ ले आओ। थाने पे गए, वहाँ पे तो दरोगा साहब ने कहा डीएम के पास चले जाओ, वहाँ पर दरखास्त दे दो। और सुबह दरखास्त देने के लिए गए, वहाँ पर जैसे पहुँचे ये लोग यहाँ आकर के मेरा घर के लिए कोई हमारे घर में था नहीं, हवा करके 2-4 लोगों को साथ में लेकर के अपने आप अपना भी साथ में आकर के हमारे पिता को घर में जाके मार दिया। कौन लोग थे? राजकुमारी, शैल कुमारी, रोशनी, चांदनी और 2 लोग अज्ञात आए थे बाहर से। और संतोष थे, अनिल कुमार थे, एक बेटा उनका रविंद्र यहाँ जो रहता है। क्या चाहते हो आप, कौन सी कार्रवाई चाहते हो? सर यही कार्रवाई चाहते हैं कि जो हमारे साथ में घटना हुई कठिन से कठिन कार्रवाई इनके साथ की जाए, इनको भी करने दिया जाए। सर्प के डसने से वृद्ध की हुई मौत। जी हाँ, कप्तानगंज ब्लॉक के अंतर्गत तिलकपुर गांव में राम स्नेही दिनांक 7/10/2020 दिन बुधवार को दिन में 2:30 बजे खेत पे धान की सिंचाई कर रहे थे। सिंचाई करते समय खेत में जहरीले सांप ने डस लिया। राम स्नेही को जब अनुभव हुआ कि हमारे पैर में कुछ काट लिया है तो वो तुरंत चले आए। घर वाले CSC अस्पताल कप्तानगंज ले गए, जहां उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल में गोरखपुर के लिए रेफर कर दिया गया। राम स्नेही के परिवार बहुत झाड़ फूंक के दवा करवाया, लेकिन कुछ शुक्रवार की रात 8:44 पे राम स्नेही की मौत हो गई। मौत की सूचना पर पूरे गांव में शोक है और घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। देखिए कप्तानगंज से दिलीप कुमार की रिपोर्ट। बीडीसी चेयरमैन सुंदरबनी। जी हां, जम्मू कश्मीर जिला राजौरी थाना सुंदरबनी में बीडीसी चेयरमैन सुंदरबनी अरुण शर्मा ने आज एक पत्रकार
पत्रकार वार्ता में पत्रकारों द्वारा बैंक 2 विलेज 3 के ऊपर पूछे गए पत्रकारों के अहम सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि बैंक 2 विलेज 3 लगभग खत्म होने के कगार पर है। 2 विलेज 3 में लोगों की जनसंख्या की बढ़ी कम थी, जिसका मुख्य कारण एक तो कोविड-19 की महामारी और दूसरा फसल की कटाई का समय, जिसमें किसान पूरे साल के लिए अपना राशन पानी इकट्ठा करता है। उन्होंने कहा कि बैट तो विलेज 5 और 2 बिल्कुल असफल रहा। बीडीसी चेयरमैन अरुण शर्मा ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जो भी काम है वह पंच और सरपंच हैं उनके साथ मिलकर करने चाहिए, ना कि अपनी मर्जी से करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पैक 2B लिस्ट 3 में सरकार की बहुत सारी कमियां रही हैं, इसीलिए लोगों में भारी नाराजगी है। देखिए जम्मू कश्मीर से संजीव शर्मा की रिपोर्ट। काम हुआ है और बैक टू विलेज कितना? बैक टू विलेज का तीसरा फेज चल रहा है, आई कंक्लूड हो गया है। मुझे लगता है एज अ बीडीसी चेयरपर्सन और जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस का प्रधान होने के नाते मैंने काफ़ी ब्लॉकों का दौरा किया है। अब जनसंख्या बड़ी कम थी, लोगों की हाजिरी बड़ी कम थी। उसका कारण 2 हो सकते हैं, एक तो कोविड का महामारी, तीसरा जो है हार्वेस्टिंग सीजन जोरों शोरों से चल रहा है। अब इसीलिए लोगों का जो है वो बैक टू विलेज पे जोशो खरोश कम था। तो तीसरा ये था कि सरकार का जो प्लानिंग है, जो सोच है, वो अचानक में डेटिस का जो है पहले कुछ डेटें दी गई, फिर बाद में बीच में उसको तोड़ मरोड़ के फिर अलग सी डेटें पेश की गई, क्योंकि कहीं पंचायत इलेक्शन का जो है वो बिगुल बजने वाला है मुझे लगता है। इसलिए लोगों का जो है जोश बिल्कुल ना के बराबर था। इसके कारण जो मैंने बताए यही हो सकते हैं। सर कहीं ना कहीं लोगों का जोश देखने को भी मिला, जहां पे विजिटिंग ऑफिसर के साथ हाथापाई भी की गई और कुछ जगह के ऊपर बदतमीजी से भी पेश आया गया विजिटिंग ऑफिसर के साथ। कहीं ना कहीं जोश जाहिर होता है सर। इसके लिए मैं सीधा तौर पे जो है एडमिनिस्ट्रेशन को कसूरवार ठहराता हूं। एडमिनिस्ट्रेशन को कोई भी प्लान बनाना होता है, पहले तो वो पीआरआईज का अगर प्लान है, अवाम का प्लान है, तो उनको पीआरआईज जो चुने गए हैं लोगों द्वारा, उनके साथ बैठ के ये नीति तय होनी चाहिए कि हमने ये प्रोग्राम कैसे और कब करना है। अब सिक्योरिटी के लिहाज से देखा जाए तो सिक्योरिटी जो है वो बिल्कुल जीरो थी। अगर 2-3 जगह पे या 4-5 जगह पे कहीं कहीं मैन हैंडलिंग हुई है, जो प्रिजाइडिंग अफसर या जो विजिटिंग अफसर था उसके ऊपर कहीं अटैक वगैरह हुए हैं, तो वो उसका सरकार का कसूर है। उन्होंने सिक्योरिटी जो है फुल प्रूफ जो सिक्योरिटी है वो देने में जो सरकार जो है नाकाम रही है। सर बैक टू विलेज में एक प्रॉब्लम देखी है, कई जगह पे 4th क्लास के अधिकारी पहुंचे हैं समस्या सुनने के लिए। लोगों के अंदर बहुत ही नाराजगी है कि ऐसा क्यों किया है। उसके सबसे बड़ा कारण ये है कि मेन पावर की कमी होना। एक दिन में आप जो है एक ब्लॉक में 10 जो है बैक टू विलेज प्रोग्राम कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मेन पावर जो है वो सरकार के पास इतनी है। मैं ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल जो है, बीडीओ ऑफिस जो है, जहां मैं खुद बैठता हूं, वहां ना जेईज है, ना वीएलडब्ल्यू है, ना जीआरएस है, ना टीए है। तो मेन पावर की कमी में, इसीलिए मैंने आपको बोला सरकार की जो प्लानिंग होती है वो कहीं ना कहीं जो प्लानिंग बनाते हैं वो या तो वो अंधेरे कमरे में बैठ के बनाते हैं या उनको जानकारी रहती नहीं। सरकार को पीआरआई से सलाह लेकर के उचित समय और स्थान तय करने चाहिए थे, ताकि जनता की हाजिरी ज़्यादा से ज़्यादा बैक टू विलेज में हो सके। लेकिन ऐसा क्यों नहीं किया जाता? पीआरआईज को क्यों सरकार इग्नोर करती है हर बार? मुझे लगता है पीआरआईज को अगर कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की या जम्मू कश्मीर यूटी प्रशासन की जो स्कीम लॉन्च होती है, तब तो पीआरआईज इनको यकायक याद आ जाते हैं। अचानक से पीआरआईज सारा काम करेंगे। जब कोई इतने बड़े प्रोग्राम का इतने बड़े करोड़ों रुपए आपने इन्वॉल्व कर दिए, बैक टू विलेज 3 के प्रोग्राम के तहत हजारों करोड़ों रुपए का यूटिलाइजेशन होगी, वो चाहे ऐड के रूप में हो, चाहे वो ऑफिसर जो आते हैं आने जाने का, उनका रहने का बंदोबस्त, फिर उसके बाद इतना बड़ा सीजन, हार्वेस्टिंग सीजन 6 महीने का पूरा जो है जुगाड़ करता है किसान फार्मर, लेकिन उनसे पूछा ही नहीं जाता। अचानक से सरकार जो है, मुझे लगता है सरकार कहीं हड़बड़ाई में, जल्दबाजी में ऐसे प्लान लॉन्च करती है। ये टोटल स्कीमें जो है कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पे फेल साबित हो रही है। और पिछले जो जैसे बैक टू विलेज फर्स्ट और सेकंड फेल, इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ये बैक टू विलेज 3 जो है बिल्कुल फेल साबित हुआ है।
सर बैक टू विलेज 1 और 2 दोनों फेल हुए, फिर इनका बैक टू विलेज 3 का क्या गोल था, क्या कारण था बैक टू विलेज? अब गवर्नमेंट की जो एक प्लानिंग रहती है कि डोर स्टेप में पहुंचा जाए, लेकिन डोर स्टेप में पहुंचने के लिए आपके पास 50,000 पीआरओ की फौज है, उनके साथ आप ग्राम सभा करते हैं हर 2 महीने के बाद। क्यों ना जितनी भी स्कीमें हैं पीआरआई के थ्रू लॉन्च की जाएं। आपका प्रोग्राम की नीयत बिल्कुल साफ है, लेकिन उसको जो आप करते हैं, जो जैसे ग्राउंड में जाके इसको इंप्लीमेंट करते हैं, वो तरीका आपका सही मायने में गलत है। क्या सरकार पीआरआईज को और लोगों को जो सरकार को वोट दे करके बनाते हैं, सत्ता दिलाते हैं, उन्हें इग्नोर करके एक बड़ा फायदा लेना चाहती है आने वाले चुनावों में? नहीं, मुझे लगता है सरकार की जो मंशा तो हो सकती है। आपने देखा ही होगा कि जितने भी चुनाव हुए हर स्टेट में विदाउट पार्टी पॉलिटिक्स होते हैं। सरकार ने एक जुआ खेला था कि वो पार्टी बेस पे जो बीडीसी के चुनाव कराए जाए। आपने देखा होगा 300 के करीब जो बीडीसी 300 के करीब 300 कुछ के करीब बीडीसी चेयरमैन चुन के आए हैं। वहां तो 20% वो पार्टी लेवल पे चुन के आए हैं, बाकी 80% वो पार्टी पॉलिटिक्स से बाहर है। आपने उपराज्यपाल के सलाहकार से सुंदरबनी में लंबी जो मांग थी एक फायर ब्रिगेड की, उसको लेकर के एक बात की और अपनी मांग को रखा। आपको क्या आश्वासन दिया गया? मुझे लगता है कि ऑनरेबल गवर्नर साहब जो लेफ्टिनेंट मरमू साहब जो चले गए, हमने एक पूरा अब चार्ट ऑफ डिमांड का जो एक डेलीगेशन हमारा सुंदरबनी से मरमू साहब को मिलने के लिए गया था, तो हमने चार्ट ऑफ डिमांड वहां रखा था। ये हमारा सबसे मेन डिमांड थी। काफी डिमांडें हमारी जो है ग्रिड स्टेशन की डिमांड उन्होंने पूरी कर ली, कुछ और डिमांडें गन के लाइसेंस की उन्होंने डायरेक्शन दे दी थी। ये भी एक जो फायर स्टेशन जो है, फायर स्टेशन इन सुंदरबनी, तकरीबन पिछले 20 वर्षों से हमने चार विधायकों को चेंज किया है। लगातार स्थानीय निवासी गुहार लगाते आए हैं, लेकिन डिमांड किसी ने फुलफिल नहीं की। 2-2, 3-3 एमपी भी हमने चेंज किए हैं। ये सारे लोग अपना टाइम पास करते हैं और चले जाते हैं। हमने अपने एडवाइजर साहब से मिलके हमने ये रिक्वेस्ट की थी कि हमने मरमू साहब से ये अपील की थी कि हमें फायर स्टेशन दिया जाए, और मुझे लगता है श्री के शर्मा साहब ने हमारी डिमांड को बड़े तरीके से सुना है और हमें वादा किया है हमारे साथ कि आप जम्मू में आइए, हम इसके ऊपर कार्रवाई करके जल्दी से जल्दी आपको फायर स्टेशन सुंदरबनी में सौगात के रूप में दे देंगे। सर, अगर किसानों की बात करें तो यहाँ पे समय पे उनको बीज मुहैया नहीं करवाया जाता। उसके बाद जैसे कोकन की फसल होती है उसके सही दाम नहीं मिलते हैं। कहाँ कमी है ये? अब कोकून की जहां तक बात की आपने, वो भी फार्मर के साथ रिलेटेड है। और जहां तक बीज की बात की, इस बात से मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि जब से मैंने बीडीसी का चेयरमैनी का जो कार्यभार संभाला है, मैंने हर पंचायत के अंदर डोर स्टेप पे जाके डिलीवर किया है। क्योंकि हमारे पास मेन पावर एग्रीकल्चर के हिसाब से अगर मैं बात करूंगा, हर पंचायत के अंदर एक एग्रीकल्चर ऑफिसर हमारा मौजूद है। किसी भी फार्मर को, किसी भी किसान को अगर किसी बीज की अगर कोई समस्या है, वो हमारे कंसर्न्ड एग्रीकल्चर अफसर के साथ संपर्क करके उनके साथ बात कर सकता है। और जहां तक बात की आपने कोकून की, यहाँ ये कोविड की वजह से हमारे इस बार जो कोकून की मंडी को जितना आघात पहुंचा है, बहुत बड़ा आघात पहुंचा है, क्योंकि जो खरीदार हैं वो बाहर की स्टेट से वो जम्मू कश्मीर में आते हैं। आपको पता ही होगा कि जम्मू कश्मीर स्टेट के अंदर जो सुंदरबनी और नौशहरा की कोकून की जो मंडी है, वो सबसे टॉप लेवल पे है। किसान सबसे ज्यादा सुंदरबनी का जो किसान है वो कोकून को पैदा करता है। इसलिए सरकार को इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, और कोविड की वजह से जो मार लगी है उनको रिहेबिलिटेट जो है किसानों को जो है सरकार को कहीं ना कहीं वो किसी भी रूप में, चाहे वो पैसे के रूप में करें, चाहे वो किसी और शेप में करें, करना चाहिए। प्रेस काउंसिल सुंदरबनी के साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे भी कुछ खास खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए हमारे फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।